से भेजना चाहता हूं, देता हूं। साथियों, उसी प्रकार से इस भारत की सरजमी पर सामाजिक आंदोलन के प्रणेता और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के गुरु राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी भी जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। आज यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इनके अंडर में SC/ST टीचर्स एसोसिएशन, इनके द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। उनको भी मैं मंगल कामनाएं देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं, अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जागरूकता भरे प्रोग्राम का आयोजन इस दौर में किया है उन्होंने। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में बूढ़े और जो बच्चे लोग हैं उन लोगों का विशेष ध्यान आप रखते होंगे। साथियों, बाबा साहब का जो जीवन है वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा हासिल की है, बल्कि इसलिए कि उस शिक्षा के बदौलत, उस ज्ञान के बदौलत समाज को परिवर्तन करने का उन्होंने जो उद्देश्य अपने जीवन में रखा, और सिर्फ उस उद्देश्य को रखा ही नहीं तो अपितु उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उस मोटो की प्राप्ति के लिए उन्होंने ताउम्र बलिदान और त्याग किया। और आज हम सब लोग जिस मुकाम पे है उस मुकाम पर लाके उन्होंने खड़ा किया। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में तो प्रसिद्ध है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यही नहीं तो दुनिया की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज ने उनके आदर और सम्मान के लिए उनको अलग अलग पदवियों से और सम्मान से नवाजा भी है। लेकिन साथ में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस ज्ञान का उपयोग, जिस नॉलेज का उपयोग उन्होंने समाज के परिवर्तन के लिए किया, उस नॉलेज पर आधारित, उस विचारधारा पर आधारित जो समाज हम बनाना चाहते हैं, जिस तरीके का भारत हम बनाना चाहते हैं, उसमें हमारी भागीदारी क्या होनी चाहिए, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हमको गौर करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का जीवन बाबा साहब ने जिया है, जिस तरीके का उदाहरण अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखा है, हम सब लोगों को उससे बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर उद्देश्य जीवन में न रहा तो हम न अपना काम खुद अच्छे से कर सकते हैं और न समाज के लिए कोई कटिबद्धता अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमारा उद्देश्यहीन जीवन रहा तो मुझे नहीं लगता कि न हम अपने लिए कोई टारगेट फिक्स करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और न समाज के लिए कोई असेट के रूप में हम अपने आप को पेश कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि इस आज के इस पावन अवसर पर हम अपने अंदर भी आत्ममंथन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि आज हर दिन जो होने वाली जो घटनाएं हैं, चाहे वो हमारे जीवन में हो, समाज में हो, देश में हो, तो उसमें हमारा क्या योगदान रहा है, अपने आप को परिवर्तन करते हुए इस तरफ भी हमको देखना अति आवश्यक है। अब बाबा साहब के जीवन को अगर हम देखें तो उनका जो उद्देश्य रहा है, उद्देश्य क्या रहा है, किस तरीके का मोटो उन्होंने अपने जीवन में रखा है, किस तरीके का टारगेट, किस तरीके का पर्पस उन्होंने अपने जीवन में रखा है। उन्होंने अपने जीवन को तो पूरा त्याग और बलिदान की मूर्ति बना के रख दिया था, लेकिन सबसे बड़ा जो उद्देश्य उनको हर दिन जो उनको चिंतित करके रखता था वो यह था कि समाज में परिवर्तन लाए, समाज में सुधार लाया जाए, समाज में न्याय की संकल्पना को रोटेट किया जाए, उसकी जड़ें मजबूत की जाए, समाज में समानता की जो संकल्पना है उसको गांव-गांव
और समाज के हर तबके तक लेके चला जाए। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की जो कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी की जो कॉन्सेप्ट है, वो समाज के छोटे से छोटे स्तर तक, निचले से निचले से स्तर तक लेके जाया जाए ताकि इस समाज में परिवर्तन आ सके। यही उनका सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य रहा है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आप लोगों को अपने अनुभव से या हम सब लोग जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन के माध्यम से बोलो या हम समाज में जो इधर उधर जो घटनाएं देखते हैं उसके माध्यम से बोलो, हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसके माध्यम से बोलो, हमारे जो अनुभव रहते हैं व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, जो हमारे अनुभव रहते हैं उसके माध्यम से बोलो, तो हमको क्या लगता है कि क्या जो सोसाइटी होती है या जो समाज होता है, तो वो क्या खुद ब खुद अपने आप परिवर्तन होने की कोशिश करता है? क्या वो अपने आप ही परिवर्तन करता है? और परिवर्तन भी उस दिशा में जो कि रचनात्मक हो, परिवर्तन भी ऐसा जो लोकतांत्रिक हो, परिवर्तन भी ऐसा जो वैज्ञानिक हो, परिवर्तन भी ऐसा जो कि न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित हो। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है, तो क्या समाज अपने आप ही उस दिशा में जाएगा क्या या जाता है क्या? तो इसका आंसर आपको खुद मिलेगा और मुझे इस बात में आश्चर्य नहीं है कि इसका उत्तर नहीं ही है। और आप में से हर कोई व्यक्ति इस मत का होगा कि समाज अपने आप एक विशेष दिशा में, जो दिशा हम देना चाहते हैं या जो दिशा हमारे महापुरुष देना चाहते थे, वह जरूरी नहीं है कि उस दिशा में जाए। अब इसका कारण क्या है? What is the reason behind this? What are the factors that are there that don't allow us, that don't let us, to push the society in a direction which brings equality, liberty, fraternity and democracy in the society? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण इस प्रकार का जो हम जिस तरीके का मार्ग हम समाज को देना चाहते हैं या हमारे महापुरुष देना चाहते थे, वो उस तरीके की दिशा में जाने के लिए हमको दिखता नहीं। तो अगर आप देखेंगे और इसको गौर करेंगे, तो यह सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, तो अपितु आपको यह दिखाई देगा कि वर्ल्ड के जितने भी अगर आप देश लेके चलोगे जहां पर बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है, तो उस देश में भी आपको इस प्रकार के हालात दिखाई देंगे कि समाज जिस तरीके की दिशा लेनी चाहिए थी उस तरीके की दिशा वह लेता हुआ दिखाई नहीं देता, जब तक कि कुछ किया न जाए, जब तक कि कुछ रिवॉल्यूशन न किया जाए, जब तक कि कोई अटेम्प्ट्स न किया जाए। तो ये हमारे देश की बात नहीं है। आप यूरोप के देशों को देख लीजिए, आप अमेरिका के देशों को देख लीजिए, या बहुत कुछ हद तक अफ्रीका और एशिया के मुल्कों को अगर आप देखेंगे तो दिखाई देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस प्रकार की हालत दूसरे मुल्कों में भी आपको दिखाई देगी। और इसका कारण क्या है कि समाज में कुछ ऐसा वर्ग जरूर होता है जो कि अपना आधिपत्य हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करता है। समाज में ऐसे जरूर लोग होते हैं जिनको इनइक्वलिटी पसंद होती है, जिनको लिबर्टी पसंद नहीं होती है, जिनको डेमोक्रेसी पसंद नहीं होती है, जिनको सामाजिक सुधार पसंद नहीं होता है, जिनको साइंटिफिक टेम्परामेंट पसंद नहीं होता है, उनको अंधविश्वास पसंद होते हैं। इसके पीछे क्या कारण? क्यों इस प्रकार की अच्छी चीजें, हम भी इंसान वो भी इंसान, लेकिन क्यों कुछ इंसानों को इस तरीके की चीजें पसंद नहीं आती है और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए कोशिश करते हैं। तो इन कारणों में अगर हम ढाक के देखें तो हमको ये दिखाई देगा कि इसके पीछे कंप्लीट एक पॉलिटिकल इकोनॉमी चलती है। अंधविश्वासों के पीछे में पॉलिटिकल इकोनॉमी चलती है। रिलीजन के नाम पे जो गोरख धंधे चलते हैं उसके पीछे पॉलिटिकल इकोनॉमी चलती है। साइंटिफिक टेम्परामेंट समाज में न हो इसके पीछे पॉलिटिकल इकोनॉमी चलती है। समाज में डेमोक्रेसी न हो इसके लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी चलती है। समाज में इक्वलिटी न आए, समाज में न्याय न हो, समाज में फ्रेटर्निटी न हो, इसके पीछे भी बहुत बड़ी हद तक पॉलिटिकल इकोनॉमी काम करती है। इसके पीछे पॉलिटिकल कारण होते हैं, इसके पीछे इकोनॉमी भी चलती है। और इसी का नतीजा होता है कि ऐसे लोग
जो इस प्रकार की जो चीजें चाहते नहीं, जो इस प्रकार की चीजें चाहते नहीं। Am I audible? Am I audible? Hello? 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 Am I audible? The host? Am I audible to everybody? मैं सबको सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है? यस, There was दे रहा some है सर, disturbance, I think. दे रहा है सर, बोलिए। ओके। सो आपको ये दिखेगा कि इस प्रकार की एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था इन कारकों के पीछे चलने की कोशिश होती है। और यह आज की बात नहीं है कि जो लोग इस प्रकार की रचनात्मक समाज व्यवस्था चाहते हैं, उन लोगों के जिस तरीके का संघर्ष आज करना पड़ रहा है, जिस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न निर्माण हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है। इतिहास को अगर आप झांक के देखें तो इसी प्रकार की जो बाधाएं हैं, इससे भले ही ज्यादा इस प्रकार की बाधाएं आपको हमारे महापुरुषों के सामने भी दिखाई देती थी। और यह जो लोग, यह जो वर्ग है, जो इस प्रकार का आधिपत्य और इस प्रकार की पॉलिटिकल इकोनॉमी या राजनीतिक अर्थव्यवस्था चलाने की पूरी जुगाड़ में रहता है, उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि इस प्रकार के जो मूल्य है, जो लोकतांत्रिक जो मूल्य है, जो लिबर्टी के मूल्य है, जो डेमोक्रेसी के मूल्य है, जो इक्वलिटी के मूल्य है, जो समाज में न आए। साथियों, इसी का नतीजा ये होता है कि हम सब लोगों का यह दायित्व हो जाता है कि छोटी छोटी ही चीजों की तरफ गौर रखें और जिस तरीके का परिवर्तन हम चाहते हैं, उस परिवर्तन को लाने के लिए हम अपने अपने लेवल पर काम करें, कार्य करें। लिबर्टी को संविधान में इंश्राइन कर देना, डेमोक्रेटिक सेटअप को संविधान में इंश्राइन कर देना, उसका मेंशन कर देना, इक्वलिटी के वैल्यू को संविधान में लाके रख देना, उसको लिखना, जस्टिस की संकल्पना को संविधान में रख देना, यह अलग बात होती है। लेकिन समाज में उसको स्थापित करना, उसको समाज के सेंट्रल फोकस में लाना, उसको समाज के केंद्र में लाना, उनको हमारे प्रगति के केंद्र में लाना, ये दोनों अलग चीजें होती। यह बिल्कुल संभव हो जाता है कि जो संविधान या जो संवैधानिक या जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई गई है, जरूरी नहीं है कि उसका उस प्रकार का फ्रेमवर्क बन जाने से समाज भी उस तरीके का बन जाएगा, यह जरूरी नहीं है। संवैधानिक संकल्पनाओं को, लोकतांत्रिक संकल्पनाओं को समाज के निचले स्तर तक ले जाना, समाज की हर रूट्स में ले जाना, समाज की हर धारा में ले जाना, इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। हमको देखना पड़ता है कि संविधान में जो चीजें लिखी गई है, संविधान में जो चीजें दी गई है, उसको बराबर तरीके से, जो अपेक्षित तरीका है, उस तरीके से समाज में लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है। जो जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है, उस तरीके का काम हो रहा है या नहीं हो रहा, यह देखना इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी होती है। आप सब लोगों को पता है कि, और जैसे अभी मैंने बताया कि समाज में कुछ ऐसा वर्ग जरूर है जो हमेशा हुकूमत करने की कोशिश में रहता है। उनको अपनी हुकूमत का डिस्ट्रीब्यूशन होना, अपने हुकूमत का या पॉलिटिकल स्पेस का शेयर होना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होता है। और इसीलिए उनकी कोशिश ये होती है कि जिस तरीके से कोशिश की जाए, उस तरीके से कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको आगे न बढ़ाया जाए या बढ़ने न दिया जाए। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कई तरीके आप लोगों को भी पता होगा। और इसीलिए हम सब लोग को यह दिखाई देता है कि हमारे महापुरुषों ने ये जो काउंटर रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन की जो कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने दी है, वह इसी बिंदु को प्रतिबिंबित करता है, इसी विचारधारा को प्रतिबिंबित करता है कि किस तरीके से ये जो डोमिनेंस रखने वाले जो लोग हैं, चाहे वो समाज में डोमिनेंस रखने वाले लोग हो, रिलीजन में डोमिनेंस रखने वाले लोग हो, पॉलिटिक्स में डोमिनेंस रखने वाले जो लोग हो, इन सभी लोगों की यह कोशिश होती है जो हमेशा से चलती आ रही है। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने इस पूरे समाज को, पूरे
भारतीय समाज को एक विशेष दिशा देने के लिए अपने संघर्ष और बलिदान के बदौलत हमारे को एक नया संविधान दिया। उन्होंने जो संघर्ष किया वो संघर्ष किस लिए था? वो संघर्ष था समाज में डेमोक्रेसी को लाने के लिए, समाज में लिबर्टी को लाने के लिए, समाज में भाईचारा लाने के लिए, समाज में फ्रेटर्निटी लाने के लिए। वो इसीलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों। क्यों उन्होंने इतना संघर्ष किया? वो इसीलिए किया क्योंकि समाज की जो बातें हैं फिर गवर्नमेंट में दिखती है, समाज की जो बातें हैं वो पॉलिटिकल पावर में दिखाई देता है, समाज की जो बातें हैं वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस में दिखाई देता है। और स्टेट इंस्टीट्यूशंस वो मंजिलें होती है, वो संस्थानें होती है जो समाज को फोर्सफुली एक विशेष दिशा दे सकती है। वो इसीलिए क्योंकि समाज संविधान और इलेक्शन के माध्यम से वो लेजिटिमेसी उनको प्रदान करता है। और इसीलिए समाज की जो मानसिकता होती है उसी प्रकार की जो मानसिकता है आपको बहुतायत में स्टेट मशीनरी या गवर्नमेंट में भी दिखाई देती है। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया कि समाज का जो मन है, समाज की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन लाया जाए, ताकि उसी प्रकार की जो मानसिकता है, उसी प्रकार की जो वाइब्रेंट जो साइकोलॉजी है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस में लाया जाए। क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि ये जो लोग स्टेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, पॉलिटिकल पावर के लिए जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बड़े बड़े डोमिनेंस के पदों पे रहते हैं वो समाज से ही आते हैं। और उसके ऊपर उसके एडिशन में अगर इन लोगों की समाज की मानसिकता इनके ऊपर हावी होने लगे तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस का उपयोग भी वो उसी तरीके से करना चाहते हैं जिस तरीके से समाज में कुरीतियां फैली हुई है। और इसी का नतीजा है कि हमारे महापुरुषों को सामाजिक और सामाजिक सुधार लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी, अपना जीवन का त्याग करना पड़ा। और उन्हीं की बदौलत है कि हमको 1950 के बाद में संविधान में उस संघर्ष का जो रिफ्लेक्शन है उसको हमको उस पर संविधान में हमको दिखाई देता है। अब यह संविधान अगर हम जिस जिस चीज को बोलते हैं वो संविधान का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहता है? क्या संविधान का उद्देश्य मात्र इतना है कि गवर्नमेंट चलाना? क्या संविधान का उद्देश्य इतना है कि गवर्नमेंट बनाना? क्या संविधान का उद्देश्य इतना है कि इलेक्शन के माध्यम से नई सरकार बनाना? क्या संविधान का उद्देश्य इतना है कि कुछ लोगों को हुकूमत प्रदान करना? क्या संविधान का उद्देश्य यह है कि ये जो स्टेट में या गवर्नमेंट में जो अलग अलग संस्था है उनमें सामंजस्य स्थापित करना, क्या मात्र इतना उद्देश्य संविधान का है? तो नहीं, इसका उत्तर नहीं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान का निर्माण किया गया है उसका उद्देश्य मात्र इतना नहीं है। आप और हम लोग कई बार अमेरिका के संविधान की और भारत के संविधान की तुलना करते हैं। कई बार हम इस बात का जिक्र करते हैं कि बाबा साहब ने तमाम संविधानों का, तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो हमारे संविधान में रखी। अगर आप अमेरिका के संविधान, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान कहते हैं, उस संविधान को देखें और हमारे संविधान को देखें तो वहां की बहुत सी अच्छी बातें हमारे संविधान में दिखाई देती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप गौर कीजिए कि उस अमेरिका के समाज को देखिए, उसके समाज के इतिहास को देखिए और भारत के समाज और भारत के समाज के इतिहास को देखिए तो आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा, बहुत बड़ा नजर आता है। देयर इज अ की डिफरेंस। जिस तरीके का समाज उन्होंने वहां पर नए तरीके से स्थापित किया, उस तरीके के समाज और हमारे समाज में अंतर था। और यही नतीजा है कि वहां क्या समाज एक वाइब्रेंट समाज जिसमें कि डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, डेमोक्रेटिक जो साइकोलॉजी है ऑलरेडी स्थापित हो चुकी थी। और यही इसी का नतीजा है कि उसका रिफ्लेक्शन उनके स्टेट मशीनरी में दिखाई देता है। इसी का नतीजा है कि उनके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दिखाई देता है। और उसी का नतीजा है कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में जो बैठे हुए लोग हैं वह संविधान को सबसे पहले अपने सर पर रखते हैं। यही नतीजा है कि वहां का संविधान वहां के समाज में भी दिखाई देता है। लेकिन हमारा समाज जो है उसका इतिहास अलग है, हमारे समाज का प्रारूप और हमारे समाज का जो रूप है उसकी प्रकृति जो है वह अलग है। और इसी का नतीजा है कि हमारे समाज में संविधान को लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
दोस्तों, इसीलिए महापुरुषों ने सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान को यह जिम्मेदारी नहीं दी, या भारत के संविधान में सिर्फ और सिर्फ यह प्रावधान नहीं रखे कि सिर्फ और सिर्फ यह गवर्नमेंट चलाने की मशीनरी, अपितु भारत का संविधान इस बात का द्योतक है, इस बात का टॉर्च बियरर है कि हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक सुधार भी आए। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिवाइस है। अगर आप संविधान के प्रावधानों को देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, या फंडामेंटल राइट्स को देख लीजिए, जिसको मूलभूत अधिकार कहा जाता है। इसके अलावा अन्य जो धाराएं दी गई है, चाहे वो 300 की ऊपर की धाराएं हो, या फंडामेंटल राइट्स की धाराएं हो, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो धाराएं है, इसमें आपको स्पष्ट नजर आएगा कि संविधान सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट चलाने की मशीनरी न होते हुए वह एक सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। जितनी बड़ी तादाद में, जितने बड़े एक्सटेंट में यह समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा, उतनी बड़ी तादाद में, उतनी बड़ी मात्रा में जो कुरीतियां है, जिस प्रकार का अंधविश्वास है, जिस प्रकार की इनइक्वालिटी है, जिस प्रकार का इनजस्टिस है, उतना ही हमको कम देखने को मिलेगा। लेकिन विडंबना इस चीज की है, विडंबना और आयरनी इस चीज की है कि जिन लोगों के ऊपर, जिन स्टेट में बैठे हुए लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है, या संविधान की कसम खाने वाले लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, और इनको यह जिम्मेदारी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में दी गई है कि जाइए और अपने समाज में इन मूल्यों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जन जन तक पहुंचाइए। विडंबना इस बात की है कि वो उस जिम्मेदारी को पहुंचाने में उनका योगदान उतना नहीं रहा है। और इसी का नतीजा है कि जिस प्रकार की जन जागृति संविधान को लेके या संवैधानिक संस्कृति को लेके समाज में होनी चाहिए, उतनी जन जागृति हमको दिखाई नहीं देती है। और इसी का नतीजा ये हो जाता है कि दूसरे जो लोग हैं, जो समाज के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं, सामाजिक सुधारों के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं, समाज की प्रगति को लेकर संवेदनशीलता रखते हैं, समाज में होने वाले जुल्मों के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं, इन सभी लोगों की भी इतनी जिम्मेदारी हो जाती है कि इन संवैधानिक संस्कृति को और समतामूलक समाज बनाने के लिए जो संविधान में मशीनरी जो दी गई है, उसको खुद समझे और उन लोगों तक ले जाने की कोशिश करे जो इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में, इस अभियान में अपनी शिरकत कर सके, अपना योगदान दे सके। क्यों योगदान देना जरूरी है? क्यों इस प्रकार की जागरूकता हम सब लोगों को जरूरी है? वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो होती है, जो स्टेट मशीनरी होती है, जो पॉलिटिकल मशीनरी होती है, जब तक समाज के हर वर्ग का व्यक्ति वहां पहुंचेगा नहीं, तो जिस तरीके की देश की कल्पना हम करते हैं, उस प्रकार का देश बनना जरा मुश्किल होता है। इसमें हर वर्ग का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना, स्टेट मशीनरी में उसका प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी का नतीजा है कि हम सब लोगों को यह जानना जरूरी हो जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का उपयोग अगर समाज जब तक करेगा नहीं, तो वो इसका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं बढ़ सकेगा। और हमको संविधान के जो प्रावधान है सिर्फ लिखे हुए दिखाई देंगे, उसका फ्रेमवर्क दिखाई देगा, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है, उसका जो सब्सटेंस है, उसका जो गाभा है, उसका जो कोर है, वह दिखाई नहीं देगा। उसकी जो संवेदनशीलता है, उसकी जो भावना है, वह दिखाई नहीं देगा। वो फ्रेमवर्क जरूर दिखाई देगा, उसके प्रोविजंस जरूर दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरीके की बातें हमको समाज में दिखाई देनी चाहिए, वह दिखाई नहीं दी। और इसीलिए संवैधानिक प्रावधान का होना और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर सभी समाज के हर वर्ग का स्टेट में रिप्रेजेंटेशन होना, उनका पार्टिसिपेशन होना, वह बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारा इस प्रकार का जागरूकता लाना, इस प्रकार की सजगता लाना समाज के हर वर्ग के बीच में वह बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम सब लोगों को यह गांठ बांध के रख लेना चाहिए कि यह जो स्ट्रगल है वह कोई मंजिल नहीं है, वह कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि बस संविधान बन गया तो हो गया, संविधान में डेमोक्रेसी शब्दों को लिख लिया गया तो सब काम संपन्न हो गया, ऐसा नहीं।
यह चलने वाली प्रक्रिया है। वो चलने वाली प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि जो लोग हुक्मरान है सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उनका और सोसाइटी का स्ट्रगल चलने वाला ही है। और ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रगल आज ही है, वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अब ये बात अलग है, यह बात अलग है कि पहले उसका जो नेचर है वो अलग हो सकता है, आज ने उसका नेचर अलग हो सकता है, आगे में नेचर अलग हो सकता है, लेकिन यह बात जरूरी है कि यह संघर्ष जारी रहेगा। और इसीलिए इस प्रकार का मोबिलाइजेशन होना, सोशल मोबिलाइजेशन होना, संविधान के प्रावधानों के प्रति संविधान की जागरूकता होना और इस प्रकार की उस जागरूकता को लेके संविधानिक प्रावधानों को लेके जो सोशल मोबिलाइजेशन होना वो बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस प्रकार का अगर सोशल मोबिलाइजेशन नहीं होता है, संवेदनशीलता नहीं बढ़ती है, तो जिस प्रकार का पार्टिसिपेशन हम स्टेट मशीनरी में देखना चाहते हैं, जिस प्रकार का पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन हम गवर्नमेंट सर्विसेज में देखना चाहते हैं, जिस प्रकार का पार्टिसिपेशन हम हायर एजुकेशन में देखना चाहते हैं, जिस प्रकार का पार्टिसिपेशन हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस में देखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में देखना चाहते हैं, तो उस प्रकार का पार्टिसिपेशन हमको दिखाई नहीं देगा जो स्थिति आज हमको दिखाई देगी। और इसीलिए हम सब लोगों का यह दायित्व हो जाता है कि इन संवैधानिक प्रावधानों के लिए लड़ाई लड़े। लड़ाई लड़ने का मतलब यह नहीं हो जाता है कि हम हिंसक हो, हमारा तरीका संवैधानिक तरीका ही है, लेकिन उसके लिए सजग होना और उसके लिए आवाज उठाना, जो चीजें गलत दिख रही है, संवैधानिक तरीके से नहीं हो रही है, उसके प्रति संवेदनशील होते हुए उसके प्रति आवाज उठाना और लोगों को उसके प्रति जागरूक रखना, यह हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अगर हमारा लॉयल्टी का, अपने निष्ठा का अगर कोई स्रोत है, कोई सोर्स है, तो वह कोई हमारा हम सबको जो एक करता है, अगर वो एक में अगर स्रोत कोई है तो उसका मतलब है, उसका नाम है भारत का संविधान। उसके अलावा अगर आपकी कोई टॉप की प्रायोरिटी रखने वाली अगर कोई सोर्स है लॉयल्टी का या निष्ठा का, तो समझ लीजिए कि हम एक नहीं हो सकते, हमारे बीच में कोई ट्रस्ट नहीं हो सकता। तो हमारी जो लॉयल्टी है, हमारी जो निष्ठा है, वो भारत के संविधान और भारत के संविधान के प्रावधानों के प्रति होनी चाहिए और यह जिम्मेदारी हर शख्स की है। और अगर इस प्रकार की निष्ठा नहीं है तो समझ लीजिए कि जिस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हम देखना चाहते हैं हर वर्ग का स्टेट मशीनरी में, वह दिखाई नहीं देगा। और इसीलिए इस संघर्ष में जो इलीट और बाकी की सोसाइटी, इनके बीच में जो चलने वाला जो संघर्ष है, वह संघर्ष आगे आने वाले समय में भी रहेगा जो पहले था। और इसीलिए इस संघर्ष में हमको संवैधानिक तरीके से सोशल मोबिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। और इस अवसर का जयंती का यही उद्देश्य हो जाता है कि हमारे महापुरुषों ने जो हमको विचार दिए हैं उन विचारों को आगे ले जाए। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की जय करके हम अपनी जिम्मेदारी से नाता नहीं तोड़ सकते। हमको अनुयायी बनना है, बाबा साहब और महापुरुषों के और उनके विचारों के अनुयायी बनना है, हमको भक्त नहीं बनना है। हमको इंडिपेंडेंट सोचने की तर्क जो हमारे महापुरुषों ने जो दी है, साइंटिफिक जो तरीका दिया है या वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण जो दिया है, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। हर चीज जो हम करते हैं दैनंदिन जीवन में, उसके प्रति संवेदनशील होते हुए सोचना है कि क्या यह सामाजिक सोच में बढ़ोतरी करेगा या यह अंधविश्वास को जन्म देगा, ये हमारे संवैधानिक संस्कृति को आगे ले जाएगा या पीछे ले जाएगा। मैं आप सब लोगों को एक बात अति आवश्यक जो बताना चाहता हूँ इस मौके पे, वो यह बात है जरूरी दोस्तों, वो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम सब बहुत तायत में जो लोग जुड़े हुए हैं, मान के चलिए कि हम सब थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे होने के कारण बाबा साहब और महापुरुषों के बदौलत जो संवैधानिक जो प्रावधान बनाए गए हैं, उसके बदौलत कुछ हद तक हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। और इसके कारण हम कुछ लोग जो है, चुनिंदा जो लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज को एक सोच दे, उनको नेतृत्व दे, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। आपका आर्थिक विकास हो गया,
आपके घर में गाड़ी आ गई, आपके घर में अच्छा घर बन गया, आपके घर में अलग है कि जो कमाने वाला जो होता है, आर्थिक संशोधन लाने वाला जो व्यक्ति होता है, बिजनेस करने वाला व्यक्ति जो होता है, सैलरी लाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका ज्यादा चीज मानी जाती है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगता है। और इसमें कोई दो मत नहीं है और उसमें कोई गलत चीज भी नहीं है। लेकिन उसका इंपॉर्टेंस जब बढ़ जाता है डिसीजन मेकिंग में, उसका इंपॉर्टेंस जब बढ़ जाता है निर्णय लेने में, जब सब लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वही व्यक्ति अगर गैर वैज्ञानिक अगर सोच अपने आप में रखता है, अंधविश्वास को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उन चीजों को फॉलो करता है, तो आजू बाजू वाले भी जो लोग हैं उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वह उनके लिए उदाहरण होता है, लोग उसका उदाहरण देते हैं। और इसीलिए होता यह है कि जिस प्रकार की विचारों को हम आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार के विचार आगे बढ़ते नहीं है। जब मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, मुझे मेरा कुछ न कुछ आर्थिक विकास हुआ है, इन महापुरुषों की बदौलत मुझे कुछ चीजें प्राप्त हुई है, तो मेरी डबल जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपने आप में परिवर्तन लाऊं और उसके बदौलत मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लोगों के सामने रखूं कि इस प्रकार की चीजें करनी चाहिए और इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे सिर्फ बोलने से वो नहीं होगा, अपितु वो मेरे कार्यों के माध्यम से लोगों के सामने दिखेगा कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार का कार्य किया है। और हमारी जिम्मेदारी डबल ये हो जाती है, क्योंकि मुखिया होने के नाते, आप नेतृत्व करने के नाते, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के नाते लोग आपकी चीज मानते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। लेकिन अगर आपने उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश किया कि नहीं भाई, ये मेरे घर में लोग बोल रहे थे इसलिए मैंने मान लिया, नहीं मेरी मम्मी बोल रही थी इसलिए मैंने चीज मान ली, नहीं मेरे घर के लोग मेरे ऊपर प्रेशर कर रहे थे इसलिए मैंने ये चीज मान ली, अरे क्या करूं भाई, मुझे ये सब लोग बोल रहे थे इसलिए मैंने ये चीज मान ली, इस प्रकार का अगर आप एटीट्यूड है, तो मान के चलिए आप सार्थक विचारों को आगे नहीं जा रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे नहीं ले जा रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है। आप संवैधानिक संस्कृति को आगे नहीं ले जा रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है। अपितु आप मनुवादी व्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं, अपितु आप गैर बराबरी वाली जो सोच है उसको आगे ले जा रहे हैं, अपितु आप अनसाइंटिफिक जो चीजें हैं उसको आगे ले जा रहे हैं, अपितु आप अंधविश्वासों को आगे ले जा रहे हैं। और इसीलिए हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी गौर करें, क्योंकि हम इन सभी विचारों की बात जरूर करते हैं, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां आने लगती हैं जो हमको टेस्ट करती है, हमारी परीक्षा लेती है, और उस परीक्षा में हमको सफल होना यह अति आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए साथियों, अगर इन चीजों को अगर हम ध्यान नहीं देंगे, तो जिस प्रकार की संवैधानिक संस्कृति की बात हम करना चाहते हैं, जिस प्रकार की संवैधानिक संस्कृति को हम समाज में ले जाना चाहते हैं, उस प्रकार की संवैधानिक संस्कृति को एक्चुअल में होते हुए हम समाज में नहीं देख सकेंगे। उसकी बातें जरूर होंगी, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस में भी उसकी बातें जरूर होगी, लेकिन जिस प्रकार की सामाजिक उसकी रूट जमनी चाहिए, जिस प्रकार की मानसिकता समाज में दिखनी चाहिए, वो शायद हमको नहीं दिखेगी। और इसीलिए इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार की सोच को जन्म देना, उस प्रकार की सोच को जन जन तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब हम ये चीजें करना चाहते हैं, तो हमारा मन और हमारा माइंड कई बार हमारा साथ नहीं देने की कोशिश होता है, इनर्सिया में रहता है। अरे क्या यार, यहाँ क्या करने जाऊँ, वो तो कर लेंगे ना, इस प्रकार का कोई कार्यक्रम है, अरे क्या उसमें रखा है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। घर के लोग आपको बोलते हुए दिखाई देंगे, अरे भाऊ या भैया, उस काम में क्या जा रहा है, ये काम कर ले, उसमें तू इस प्रकार के काम में मत पड़े। इस प्रकार का जो इनर्सिया, इस प्रकार का जो जड़त्व हमारी मानसिकता में दिखाई देता है, वो बहुत ही घातक होता है। इसीलिए घातक होता है कि उसके कारण संवैधानिक संस्कृति जो जनमानस तक पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच नहीं पाती। और इससे नतीजा ये होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन की बात हम करते हैं, जिस प्रकार की पार्टिसिपेशन की बात हम करते हैं, उसमें हमारी जो स्पेस है, हमारा जो उस प्रकार की मानसिकता है, वो बन नहीं पाती। और इसीलिए साथियों, इस प्रकार का मोबिलाइजेशन होना, इस प्रकार का सोशल मोबिलाइजेशन होना, इसीलिए हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। साथियों, इसमें एक और मैं बात जो आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा इस अवसर पर, वो इसीलिए
कि आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी ये भी हो जाती है कि ये सोशल मोबिलाइजेशन की जो बात हम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्कृति को, समतामूलक समाज को बनाने की जो विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाने की जो हम बात करना चाहते हैं, हम में से बहुत से जो लोग हैं अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। आप सब लोगों में से कई ऐसे विचारवंत लोग होंगे, कई ऐसे लोगों की अपनी अपनी सोच होगी, कई ऐसे लोग होंगे जिनको जिनको लगता होगा कि इस तरीके के काम होना चाहिए, जिनको ऐसा लगता लगता है कि इस प्रकार के विचारों का हम आगे ले जाना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम जो गलत चीजें देखते हैं उसके कारण हमें चिढ़ निर्माण होती है। चिढ़ निर्माण होना अच्छी चीज है गलत चीजों के लिए, ये सब चीजें हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत बड़ी विद्वता प्राप्त होगी, और हमारे संगठन अलग अलग लेवल पे, और हर व्यक्ति जो इस सोच से जुड़ा हुआ है, वो हर व्यक्ति और संगठन अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। लेकिन इस सोशल मोबिलाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो हमको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि हम सब में कोऑर्डिनेशन होना, एक समन्वयन होना, एक प्रकार का एक कंस्ट्रक्टिव कोऑर्डिनेशन होना, जो कि एक साइंटिफिक तरीके से हो। यह नहीं कि मैं एक अपने मोरल के अनुसार बोलूं, यह नहीं कि मैं एक रेशनल या अपना उसमें इंटरेस्ट क्या है उस नजरिए से देखूं, यह नहीं कि मैं उसको इमोशनल तरीके से देखूं। यह नहीं, तकाजा मेरा नहीं है, या तकाजा उस व्यक्ति या उस संगठन का नहीं है, तकाजा है पूरे समाज का, तकाजा है समाज को एक नई दिशा देने का। तो आप और हम उसकी वैल्यू उतनी नहीं रखती जितना कि एक सामूहिक या कलेक्टिव जो डिसीजन मेकिंग की होती है उसकी होती है। और इसीलिए इफेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव और साइंटिफिक कोऑर्डिनेशन होना हम सब में यह बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं आप लोगों को एक जो चीज है जिसको मैं 3A's यानी फार्मूला ऑफ अल्फाबेट 3A, वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। ये 3A's का फार्मूला क्या है और इसकी जरूरत क्या है। 3A का मतलब ए, अल्फाबेट ए, यह 3 बार 3A's फार्मूला। ये 3A's फार्मूला क्या है जो हमारे कोऑर्डिनेशन को और मजबूत कर सकता है, और उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, मैं सिर्फ 2 मिनट लेने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आप सब लोगों को पता है कि कई बार हम आपस में ही एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करते हैं, कई बार हम एक दूसरे को ही भला बुरा कहते हैं, विचारधारा हम वही बताएंगे, लेकिन कई बार हम पर्सनल अटैक करने से नहीं चुकते कि नहीं भाई ये वो ऐसा है, वो वैसा है, उनको तो वैसा करना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए करके। इस प्रकार की जो तमाम जो चीजें हैं वो हमको देखने में मिलती है। दूसरी चीज क्या आती है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, या मान के चलो बहुत बड़ा डिग्रीधारी है, जिन्होंने विद्वता प्राप्त कर ली है, जिन्होंने कई पुस्तकें पढ़ ली हैं, कई क्लासेस और पीएचडी धारी बन गए हैं और कर लिए हैं, तो उनका मत कुछ और अलग हो जाता है, वो एक सोलो में रहते हैं। जो एक्टिविज्म में है, जो एक्चुअल में एजिटेट कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, उनका कुछ और यानी एक बन जाता है। उसके अलावा जो एक्शन में जो लोग हो रहे हैं, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जो है कुछ लोग हमारे जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते हैं, जो कुछ निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों के आधार पर कुछ कार्य करते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशन में बोलो या उससे संबंधित कोई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो अलग अलग चीज में होने वाले, अलग अलग सेक्शन में रहने वाले, लेकिन एक विचारधारा में विश्वास रखने वाले और उस एक विचारधारा को मानने वाले लोगों में कोऑर्डिनेशन, एक साइंटिफिक कोऑर्डिनेशन न होने की जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में मैं आप लोगों को एक कहना चाहता हूं कि ये जो 3A's है वो क्या है। वो ये है कि नंबर 1 जो है वो है एकेडमिक्स, यानी हमारी एकेडमिक्स जो है वह अति महत्वपूर्ण रोल अदा करती है सोशल मोबिलाइजेशन। नई चीजों का ज्ञान प्राप्त करना, नए नए विचारों का अर्जन करना, नई सोच डेवलप करना, महापुरुषों के जो विचार है उसका अध्ययन करना, उसको प्रासंगिक तरीके से देखना, और महापुरुषों के जो विचार हैं वो सही दिशा में ले जाया जा रहा है या नहीं ले जाया जा रहा है, ये सारी जो चीजें हैं वो एकेडमिक्स में आती है, और एकेडमिक्स लोगों का अति महत्वपूर्ण रोल इसमें रहता है। दूसरा ये क्या है, दूसरा ये है एक्टिविज्म, यानी जो चीजें हमारे विचारों में जो दी गई है, जो चीजें महापुरुषों के विचारों में जो दी गई है, उसके लिए एजिटेट करना, उसके लिए मोबिलाइजेशन करना, उसके लिए लोगों में जागृति निर्माण करते हुए उसके लिए संघर्ष करना, जो चीजें होनी चाहिए उसके लिए संघर्ष करना,
और जो चीजें नहीं हो रही है उसके लिए भी संघर्ष करना, ये सारी चीजें हो जाती है एजिटेशन। और तीसरी चीज क्या है? एक्शन। यानी अगर जो एजिटेशन के बाद में जिन लोगों को मौका मिलता है एक्शन लेने का, एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने का, स्टेट मशीनरी में रह के एक्शन लेने का, पॉलिसी बनाने में एक्शन लेने का, नए कानून बनाने के लिए अपना योगदान देने का, अगर कोई मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को एक्शन लेने का मौका मिलता है, एक्शन के माध्यम से अपनी योगदान देने का मौका मिलता है। तो साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि ये एकेडमिक्स, एक्टिविज्म और एक्शन, इन तीनों में कई बार हमको दिखाई देता है कि जिस तरीके का या जिस एक्सटेंट में, जिस डिग्री में, जिस परिमाण में, जिस क्वांटिटी में या जिस क्वालिटी में इन तीनों में कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। और इसी का नतीजा ये हो जाता है कि हम अलग अलग सोलोज में एक विचारधारा से बनने के बावजूद संविधान संस्कृति की विचारधारा, समता मूलक समाज बनाने की विचारधारा, लिबर्टी की विचारधारा, इक्वलिटी की विचारधारा, फ्रेटर्निटी की विचारधारा, ये सारी विचारधारा एक होने के बावजूद भी एकेडमिक्स और एक्टिविज्म और एक्शन, इन तीनों में प्रॉपर और साइंटिफिक कोऑर्डिनेशन न होने के कारण कई बार हमको दिखाई देता है कि समाज, पॉलिटिक्स में और अर्थव्यवस्था में जिस तरीके का हमको वांछित जो परिणाम हमको दिखाई देना चाहिए, उस तरीके का हमको नजारा दिखाई नहीं देता। और इसीलिए हम सब लोगों की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने एकेडमिक्स को एक्टिविज्म के साथ में कोऑर्डिनेट करें, और एक्टिविज्म वालों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह एक्शन लेने वाले लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन करें और एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बचे। यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक बड़ा ताकत देने के लिए। और इसीलिए साथियों, आपने देखा होगा, आपने बाबा साहब का पूरा अगर आप जीवन देखो, उनके वैचारिक एस्पेक्ट को देखो, उनके खुद के पर्सनल जीवन को देखो, उनकी पॉलिटिकल लाइफ को देखो, उनके मिनिस्टर बनने की उनके प्रसंग को देखो, सामाजिक चळवळ में या सामाजिक क्रांति में उनके योगदान को देखो, तो आपको देखेगा कि उनके पूरे जीवन में एकेडमिक्स दिखाई देगा, एक्टिविज्म दिखाई देगा और साथ में एक्शन भी दिखाई देगा। और एक ही व्यक्ति, एक ही महापुरुष इन तीनों एकेडमिक्स में, एक्टिविज्म में और एक्शन में किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन करते हुए एक नए संगठन को, एक नए समाज को जन्म देता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख लेने की बात है। और इसीलिए साथियों, इस प्रसंग पे आप सब लोगों को मैं यह बात कहना, सब लोग कई बार अलग अलग तरीके से इस प्रसंग पर हम अलग अलग तरीके से उसको शेयर भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सब लोगों में इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन संगठनात्मक प्रगति के लिए अति आवश्यक है। इस अवसर पर आप लोगों को मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इस जयंती के पावन अवसर पर आप सब लोगों को मंगल कामनाएं देता हूँ और मैं आप लोगों को यह आह्वान करना चाहता हूँ कि आप पढ़ें। अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो दूसरों के माध्यम से कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश करें और उन चीजों को समझने की कोशिश करें, उसको डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद में देखें कि वो संवैधानिक संस्कृति और समतामूलक समाज बनाने के लिए जो हमारे प्रयास करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, उस तरीके के लिए हम एजिटेट करें और एजिटेट करने के साथ साथ में उन लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन करें, उन लोगों को समझाए जो एक्शन लेने के लिए स्टेट मशीनरी में गए हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गए हैं, अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं। आप सब लोगों ने मेरी इन चंद बातों को सुना, उसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया आप सब लोगों से परिचित होने का। आप सब लोग अपने अपने घर में स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे
यही मैं कामना करूंगा। और खासकर मैं पुनः दोहराऊंगा कि हमारे बूढ़े लोगों का और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। आप सब लोगों ने मुझे थोड़ा सा सहन किया, मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सब लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में इस तरह का कोई विद्वान ना हुआ, ईमानदार तो हुए, ईमान ना हुआ। वैसे तो मसीहा हुए हैं हिंद में बहुत, अंबेडकर सा कोई महान ना हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। बिल्कुल सर, आपने सही कहा है कि बहुत सारे लोग जो कई पदों पर पहुंच गए हैं, लेकिन वो अपने ही तक रह गए, समाज से उन्होंने कोई सरोकार नहीं रखा हुआ है। आपका वक्तव्य आज की वर्तमान परिस्थितियों में एकदम सटीक सा साबित होता है, और आपका आभार देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर बुद्ध सिंह जी को कि आपके लिए सर आभार कुछ शब्द कहें। Thanks a lot, Mathur ji. Am I audible? Yes, Yes, sir. yes. Jai Bhim, Jai Samvidhan, Jai Bharat to all. On the behalf of SC/ST Teacher Association and Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya Sagar, I extend my heartfelt thanks to Mr. Dhanraj Vanjari ji, Joint Director, National Academy of Direct Taxes, Government of India, Nagpur. Mr. Vanjari has delivered a very thought-provoking lecture on the title Dr. Baba Saheb Ambedkar and Constitution of India and Present Challenges. Sir, we are grateful to you for accepting our request to deliver your lecture. I once again thank you on the behalf of SC/ST Teacher Association, Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya Sagar, and audience of the webinar. Thank you, sir. तो साथियों, आज का इस सत्र का हमारा समापन होता है, और हमारे अगले सत्र के जो हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं वो हमारे साथ रहेंगे माननीय मंत्री जी श्री रामदास अठावले जी। कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो हम 10 मिनट का ब्रेक चाहेंगे। आप सभी लोग ग्रुप पर बने रहें, मीटिंग में बने रहें। जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं हमारे साथ तो हम स्टार्ट करते हैं 10 मिनट के बाद। थैंक यू सर। सर धनराज सर अभी हमारे साथ है क्या? धनंजय सर हमारे साथ है क्या अभी?